रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो नेगेटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा मैंने आपको कहा था कि अगर फर्ज करें कभी ये फार्मूला इस तरह से लिखा हुआ हो, अगर ये फार्मूला इस तरह से लिखा हुआ हो कि एक कैपिटल एम और एक छोटा एम हो, तो इसमें कैपिटल एम से मुराद बड़ी बॉडी या प्लेनेट है, और छोटा एम जो है वो बॉडी है जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में। यही फार्मूला अगर सन और अर्थ पर लगेगा तो इसमें कैपिटल अर्थ सन का मास होगा और छोटा एम अर्थ का मास होगा। और यही फार्मूला अगर आप उस पे लगाएंगे, अर्थ और मून पे लगाएंगे, तो इसमें कैपिटल एम जो है वो अर्थ का मास होगा और छोटा एम जो है वो मून का मास होगा। और यही फार्मूला अगर आप अर्थ पे किसी बॉडी के ऊपर लगाएंगे तो अर्थ का मास कैपिटल एम और उस छोटी बॉडी का मास स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और वैसे आपको पता है आप M1 M2 भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये बेटा इसका फार्मूला था। अब तीसरी चीज जो मैंने आपसे पूछनी थी, मैंने कहा था कि आज जो मेरे 14 पॉइंट्स हैं उनमें से पहले 5 पॉइंट जो हैं वो रिवीजन है। पहले 5 पॉइंट्स जो हैं वो क्या है? वो रिवीजन है। तो अब दूसरा जो पॉइंट है वो मैंने आपसे पूछना है, वो है कि जी डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये आप टाइप कर दें, डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। जी जी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को प्लीज आप टाइप कर दें कि इसकी क्या ये चीज है क्या, ठीक है ना? ठीक है मरियम, नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा, सारा आपने भी ठीक कहा, रीबा आपने भी ठीक कहा, 3 लोगों ने टाइप कर दे, तो बाकी लोग भी बेटा इसको टाइप कर देना, ठीक है? शाबाश खतीजा, ठीक है। साथ ही से इसकी डेफिनेशन है, ठीक है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप लोग ये बात जानते हैं कि मुख्तलिफ चैप्टरों में आपको आप स्मॉल आई करंट के लिए भी जाहिर करते हैं, कैपिटल आई को भी करंट में जाहिर करते हैं, और एक ही आप मतलब फोर्स के लिए आपने कैपिटल एफ भी इस्तेमाल किया हुआ है, बाज लोग स्मॉल एफ से भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन बेटा इस चैप्टर में, ये चैप्टर थोड़ा सा इस लिहाज से कंफ्यूजिंग है, इस लिहाज से कंफ्यूजिंग है कि इसमें 2 सिंबल अपीयर हो रहे होंगे, छोटा जी और कैपिटल जी, और बंदा छोटे जी और कैपिटल जी से कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है। बंदा छोटे जी और कैपिटल जी से कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है। इसमें कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और छोटा जी जो है वो आपको पता है वो फोर्स पर यूनिट मास है। इसमें कैपिटल जी और छोटे जी का एक मैंने कंपैरिजन आपको लिखवाया था कि क्या है, मैं आज उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहता, मगर अगर आप जल्दी से हम उसको देख लें एक दफा, तो वो हमारी 4th पॉइंट ऑफ रिवीजन है। वो ये है कि जनाब जो छोटा जी और कैपिटल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके यूनिट्स हैं न्यूटन पर केजी, इसके यूनिट्स हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस केजी और केजी स्क्वायर। और ये क्या है? ये पूरे प्लेनेट और ये 1 केजी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये पूरा प्लेनेट और 1 केजी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसमें डिस्टेंस फिक्स नहीं है। इसका मतलब है आप छोटे जी की वैल्यू किसी प्लेनेट के लिए आप एक वैल्यू नहीं बोल सकते, उसकी सरफेस पर और होगी, और जो जो उस प्लेनेट से दूर जाएंगे तो वो फोर्स कम होता जाएगा। जबकि कैपिटल जी क्या है? 2 1 केजी प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चूंकि कैपिटल जी की सब चीजें फिक्स्ड हैं, तो इसलिए कैपिटल जी की वैल्यू भी फिक्स्ड है, वो मैंने आपको बता दी थी। और वो वैल्यू, उस वैल्यू का देखें, ये जो छोटा होना है ये बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बुनियादी तौर पर एक वीक फोर्स है, मगर लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है। उसकी वजह ये है कि देखें अर्थ और पूरी जो प्लानिटरी सिस्टम है, पूरी यूनिवर्स का सिस्टम है, वो मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसको चला रहा है, मेनली वो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ही चला रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है और वीक फोर्स है बेटा। इसकी जो ये वैल्यू है, इसके छोटे होने से ये पता चला कि 1 केजी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम है, तो इसलिए बेटा ये इसका ये कंपैरिजन बना।
आखिरी बात जो पिछले लेक्चरों की मैंने सर आपके फिर से साथ, बता दें, जी जी ये बात दोबारा रिपीट करते हैं। जी, मैं बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए मेरी बात सुने। फर्ज करें C इज इक्वल टू के टाइम्स ए बी हो। फर्ज करें कि C इज इक्वल टू के टाइम्स ए बी है। तो अब ये जो K है ना, इसकी K की वैल्यू बड़ा फर्क डालती है। अगर C इस तरह हो 1000 इंटू ए बी हो, यानी K की वैल्यू सॉरी 10,000 हो, इसका मतलब है कि A और B की जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पुट की जाएंगी तो C मल्टीप्लाई होकर एक बड़ी वैल्यू देगा। इसका मतलब है कि C बड़ा होगा। लेकिन अगर ये वाला कांस्टेंट छोटा हो, ये कांस्टेंट इतना छोटा हो, इस तरह का कांस्टेंट हो, इसमें जब आप ए और बी की वैल्यूज प्लग करेंगे तो सी की वैल्यू बेटा क्या आएगी, काफी कम आएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट ओवरऑल छोटा कर रहा है सारी बात को। इसी तरीके से आप ये चीज देखें कि जी जो है, जी की वैल्यू क्या है, 0.0000000, कितने जीरो हो गए, 5 जीरो ये हो गए, 5 और ये, हाँ 5 ये, अब ये 667 हो गया। अब देखें ये वैल्यू बड़ी छोटी है, ये वैल्यू क्या है, ये बड़ी छोटी है, ये इतनी वैल्यू कि इसको आप इस तरह करके लिख सकते हैं, ये बड़ी छोटी वैल्यू। अब f इज इक्वल टू G1 M1 M2 ओवर आर स्क्वायर, इसमें G अपीयर हो रहा है, और अगर आप नोट करें तो ये G बड़ा छोटा है, ये G क्या है, ये बहुत ही छोटा G है। अब इससे क्या पता चला, इससे ये बात पता चली कि ये जो कांस्टेंट है ये कोशिश करता है f की वैल्यू को कम करने की। ये कांस्टेंट क्या करता है, कोशिश करता है m की वैल्यू को कम करने के लिए। इससे पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स बुनियादी तौर पर एक वीक फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, एक बुनियादी तौर पर वीक फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बुनियादी तौर पर एक वीक फोर्स होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स बुनियादी तौर पर एक वीक फोर्स होगा क्योंकि उसके साथ जो ये मल्टीप्लाइंग नंबर है, ये बड़ा वो है, क्या कहते हैं उसे, कहते हैं छोटा नंबर है। इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं कि इट इज अ वीक लॉन्ग डिस्टेंस बट वीक, इट्स अ वीक फोर्स विद अ लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज इसलिए कि पूरी प्लेनेट यूनिवर्स की सारी जो सिस्टम है उनके बारे में ये जो है उसी को होल्ड करता है। ऐसा नहीं है कि प्लेनेट अर्थ जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और सूरज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज और प्लेनेट अर्थ इसलिए उसके गिर्द घूमता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है अर्थ की मूवमेंट की अराउंड सन, ठीक है कि नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसा भी नहीं है कि सन जो है वो मैग्नेट का बना हुआ हो और प्लेनेट अर्थ जो है वो मतलब साउथ पोल हो और वो उसके नॉर्थ पोल के गिर्द घूम रही हो। इसका मतलब है कि यूनिवर्स मेनली यूनिवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से चल रहा है, ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स से चल रहा है, ना ही मैग्नेटिक फोर्स से चल रहा है। तो इसका मतलब है यूनिवर्स में जो डोमिनेंट अकरेंस है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है और लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है। लॉन्ग डिस्टेंस यानी लॉन्ग रेंज है इसका, दूर तक एक्ट करता है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। ये क्या नहीं है, ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, ये वीक फोर्स है और ये दूर तक एक्ट करता है। ठीक है, अब आगे बात करें। मैंने आपको बताया था आज मेरा लेक्चर जो है वो 14 पॉइंट्स का लेक्चर है, जिसमें से पहले 5 पॉइंट्स रिवीजन के हैं। मैंने 4 बातें आपसे कर दी हैं और अब मैं आपसे 5वीं बात करने लगा हूं। आपको याद है कि आप देखें मिसाल के तौर पर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, आप इसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड बनाते थे। क्या बनाते थे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड। यूं यूं आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बना देते थे। फिर आप उसमें पूछे आपने क्या क्या बातें आर्ग्यू की थी। आपने ये कहा था कि ये डायरेक्शन बताती है कि इस जगह पर अगर +1 कूलम रखेंगे तो उसको यूं धक्का पड़ेगा, और यहां पर +1 कूलम रखेंगे तो उसको यूं धक्का पड़ेगा, यहां पर +1 कूलम को रखेंगे तो यूं धक्का पड़ेगा, और फिर यहां पर अगर आप +1 कूलम को रखेंगे तो उसको यूं धक्का पड़ेगा। और फिर आप कहते थे कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड के बीच में गैप है उसका जो बड़ा होना है वो बता रहा है कि जनाब फील्ड वीक हो रहा है। फील्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। फिर आपको याद है आपने नेगेटिव चेक का इस तरह करके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड बनाई थी, ये लाइंस, और इसमें एरोस अंदर की तरफ रखे थे आपने। और अंदर की तरफ आपने किस लिए रखे थे,
कि आपने ये चीज आर्ग्यू की थी कि जनाब इधर अगर कोई पॉजिटिव +1 कूलम चार्ज रखा जाए तो वो इस तरफ की तरफ मूव करता हुआ आएगा। +1 कूलम की तरफ वो जो चार्ज है, इधर +1 कूलम रखा जाए तो वो अंदर की तरफ मूव करेगा। और फिर आपने कहा था कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड इसके करीब, बहुत करीब करीब हैं, तो वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर गैप ज्यादा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड का, तो वो फील्ड वीक है। फिर आपने दो पैरेलल प्लेट्स के बारे में कहा था कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इससे इलेक्ट्रॉन छीन लें तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और इस तरह से ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और ये इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपको अगर याद हो तो यहीं से मेरा छठा पॉइंट भी शुरू हो रहा है, इसी के साथ कनेक्ट हो रहा है, जो मेरा एक्चुअल पॉइंट आज मैंने लेक्चर का पहला पॉइंट पढ़ाना था, जो कि अच्छा, ये सैयद इबाद हैदर ने पूछा है कि हमने नेगेटिव चार्ज को क्यों नहीं रखा, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात क्यों की है। उसकी वजह ये होती है बेटा कि हमने किसी एक चीज को तो रेफरेंस रखना ही होता है ना, तो वो हम फिर जिसको हमने शुरू में चुन लिया उसी को हमने रेफरेंस बना लिया। जिस तरह आपको पता है एक्स, आप जब बनाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आपको पता है आप राइट साइड पर एक्स पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड पर एक्स नेगेटिव लेते हैं, ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ वाई नेगेटिव लेते हैं। आप कुछ भी ले, आप इसको भी पॉजिटिव डिक्लेयर कर सकते थे और इसको नेगेटिव डिक्लेयर कर सकते थे, और वाई में इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव डिक्लेयर कर सकते थे, मगर बस एक कन्वेंशन शुरू में रख दी गई और उसी को सारे फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से आपने फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर दिया गया है। आप फोर्स पर यूनिट नेगेटिव चार्ज भी करते तो बात चल जानी थी, लेकिन थोड़ा मतलब मुश्किल उसमें पेश आए। एक कन्वेंशन आपने डेवलप कर ली कि इस तरह से। अब देखें, यहीं से मेरा आज का पॉइंट शुरू होता है। दो प्लेट्स के बीच में जो फील्ड था, अगर आपको याद हो तो हम उसको कहते थे यूनिफॉर्म फील्ड। उसको हम क्या कहते थे, क्या कहते थे? यूनिफॉर्म फील्ड कहते थे। दो प्लेट्स के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड क्यों कहते थे उसको? क्योंकि उसमें एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी। क्या था? यूनिफॉर्म फील्ड को क्या क्यों कहते थे उसको? क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट थी। और यही हमारा आज का यहाँ से पॉइंट शुरू होगा। पांचवा और छठा पॉइंट हमारा मिक्स्ड है, और वो क्या है? शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल लाइंस। पांचवा पॉइंट हमारा था ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या थी? वो हमने बनाया था कि ये प्लेनेट अर्थ है, तो ये एक फील्ड लाइन हमने ऐसे बना दी। ये फील्ड लाइन ये बताती है कि इस लाइन पर कहीं पर भी कोई मास आ जाएगा तो उस मास को इस तरफ को फोर्स लगेगी, और अगर वो मास मूव करेगा तो अलोंग दिस लाइन मूव करेगा। और इधर से हमने ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन यूं बना दी। इसका मतलब है कि इस जगह पर, इस लाइन पर कहीं पर भी कोई बॉडी जिसका मास हो वो आएगी तो उसको प्लेनेट इस तरफ को खींचेगा, और अगर वो बॉडी मूव करती है प्लेनेट की तरफ तो वो इस लाइन के अलोंग मूव करेगी। और इसी तरीके से आप देखें, यूं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आपने बना दी। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आपको पता है कि सिर्फ हमेशा यूनिफॉर्म फील्ड होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? यूनिफॉर्म फील्ड होता है बेटा। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म फील्ड होता है बेटा। ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव फील्ड है। हमेशा क्या है? अट्रैक्टिव फील्ड है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इज दिस फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? ये फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? आप टाइप करके जवाब दें, क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? ठीक है, आपने सही जवाब दिया कि ये नॉन यूनिफॉर्म। शाबाश, नॉन यूनिफॉर्म। और कोई? सब लोग इसमें बेटा पार्टिसिपेट करें। शाबाश, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये चीज देखें कि ये प्लेनेट अर्थ है। अच्छा, आपकी बात मैंने सुन ली है, बाद में इस पे बात करता हूं। ये प्लेनेट अर्थ है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये सॉरी, ये उसकी वो है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है।
अब इस पर बेटा ये देखें, फर्ज करें कि यहां पर आपने 1 kg रखा हुआ, ठीक है कि नहीं, और यहां पर अब इस 1 kg को ये इस तरफ को मूव करता हुआ आ रहा है, और यहां पर आपने अभी आज पढ़ा था g क्या है, F ओवर m के b बराबर है, और आपने पढ़ा था कि g जो है वो gm ओवर r स्क्वायर के भी बराबर है। ये दोनों चीजें आपने पढ़ी थी। g क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मगर आपको पता है कि g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, ठीक है। तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, और तो इसका मतलब है अगर फर्ज करें इस जगह पर g की वैल्यू लेट अस सपोज वो है 6 न्यूटन पर केजी है, या आप उसको 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। इस जगह 1 केजी जब यू मूव कर रहा होगा, उसकी जो स्पीड है वो आप देखेंगे कि इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर उसकी यहाँ स्पीड 10 है तो एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड 16 हो जाएगी, और एक और सेकंड के बाद उसकी स्पीड 22 हो जाएगी, और एक और सेकंड के बाद वहां पर उसकी स्पीड जो है वो 28 हो जाएगी। लेकिन बाय द टाइम जब वो प्लेनेट अर्थ की सरफेस के नजदीक आएगा तो यहाँ उसकी आपको पता है यहाँ जी की वैल्यू कितनी है, 9.81 न्यूटन पर केजी, या आप उसको 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है, जब वो यहां पहुंचा है तो उसकी स्पीड अगर 1000 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है तो एक सेकेंड के बाद उसकी स्पीड 1009.81 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यानी अगर उसकी स्पीड पहले 1000 मीटर पर सेकेंड थी, एक सेकेंड के बाद 1009.81 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, उसमें 9.8 का इजाफा हो जाएगा, और अगले सेकेंड उसकी स्पीड जो है वो क्या कहते हैं 18.62 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, उसमें 9.81 का इजाफा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बॉडीज फॉल टुवर्ड्स द प्लेनेट करती हैं तो उनकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती। इसका मतलब है व्हेन बॉडीज फॉल टुवर्ड्स प्लेनेट, कौन सी बॉडीज, अमूमन मेटेओर होते हैं, मेटेओर्स फॉल टुवर्ड्स प्लेनेट, they do so with non-uniform acceleration। क्यों भला नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उनकी, इसकी यह है कि जब वो दूर होते हैं तो प्लेनेट अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पे कम होती है। जब प्लेनेट अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पे कम होती है तो उनकी एक्सेलरेशन कम होती है। जब वो प्लेनेट अर्थ के करीब आ जाते हैं तो प्लेनेट अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पे ज्यादा होता है। जब प्लेनेट अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पे ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो पता चला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे एक नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करते हैं। ये क्या जनरेट करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करते हैं। जब ये नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करते हैं, इससे ये बात पता चलती है कि जो भी चीज इनकी तरफ गिरेगी वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं रखेगी, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं रखेगी। यहां पर बेटा मेरा पॉइंट नंबर 6 खत्म होता है और मैं इसी से के हवाले से आगे बात शुरू करता हूं, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब है कि जो प्लैनेट्स का फील्ड है, प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल फील्ड एक क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। और इसका मतलब है जो चीज भी प्लैनेट्स की तरफ गिर रही है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं गिर रही, वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से गिर रही है। अच्छा, ये बात हम इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल हम इसको क्या कर रहे हैं, वी आर इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस, हम उसके इफेक्ट को डिस्कस नहीं कर रहे। तो प्लैनेट की तरफ जो भी चीज गिरती है, कोई मेटेओर गिरता है, इट फॉल्स विद एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है कि नहीं। अब आगे बात शुरू करने लगा हूं मैं आपके साथ। यार हम जब न्यूमेरिकल करते थे एएस के, मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि ये आपने न्यूमेरिकल अक्सर देखा होगा कि ये फर्ज करें कि ये 40 मीटर टॉल टावर है, ठीक है। वो कहता है जी अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर,
आपने M1 में भी इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे। M1 जो मैकेनिक्स 1 है, आप ज़्यादातर सारे फिजिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे। लेकिन आपने वो भी किए होंगे, मतलब जो लोग फिजिक्स मैथ नहीं लेते, उन लोगों ने भी ये क्वेश्चन किया होगा फिजिक्स में। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ 40 मीटर टॉल टावर, ठीक है कि नहीं? और आप फिर कहते हैं जी कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। और फिर आप कहते हैं कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी with which it hits the ground। ये है जनाब, a stone is dropped from a 40-meter tall tower, calculate the time it takes to reach the ground, calculate the velocity with which it hits the ground। ये बेटा क्वेश्चन है। तो आपको पता है, you know from your knowledge, आप इसे किस तरह से करते थे? आप इसके लिए जिन इक्वेशंस का सहारा लेते थे, वो इक्वेशंस मैं आपके सामने लिख देता हूँ। वो इक्वेशंस ये थी, आप ये वाली इक्वेशंस नहीं इस्तेमाल करते थे इसे सॉल्व करने में। इन सारी इक्वेशंस के बारे में आप क्या कहेंगे? ये इक्वेशंस जो हैं, ये क्या, ये इक्वेशंस आप इस्तेमाल करते थे, ये 5 इक्वेशंस, इन्हें आपको पता है ना क्या कहते हैं? सुवैत इक्वेशंस। सुवैत इक्वेशंस यानी जिनमें डिस्टेंस भी है, इनिशियल स्पीड भी है, फाइनल स्पीड भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है। इन्हें सुवैत इक्वेशंस कहते थे। जब आप ये इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल को हल करने के लिए, आप क्या एज्यूम कर रहे थे? यार ये इक्वेशंस तो सारी जो थी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की थी। कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझते हैं आप? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि फर्ज करें एक चीज की स्पीड पहले 0 थी, फिर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 10 हुई, फिर अगले सेकंड उसकी स्पीड 20 हुई, फिर अगले सेकंड उसकी स्पीड 30 हुई, फिर अगले सेकंड उसकी स्पीड 40 हुई। तो हम कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, और द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने पॉइंट नंबर 6 में कहा, मैंने कहा आज मेरा जो लेक्चर है वो 14 पॉइंट्स का, पहले 5 पॉइंट जो थे वो रिवीजन के थे, और छठे पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि आप यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड से अपने एएस फिजिक्स के सिलेबस में आगाह हैं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे थे तो उस वक्त आपने पढ़ा था ये। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि जनाब आपने छठे पॉइंट में आके पढ़ा कि जनाब जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जो फील्ड जनरेट करते हैं वो एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इसलिए है कि प्लैनेट यहाँ किसी बॉडी को कम फोर्स से अट्रैक्ट करता है, यहाँ जब वो बॉडी आ जाती है उसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, यहाँ जब वो बॉडी पहुँचती है तो उसे और ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब है उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है, जब उस बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स है दैट इज इंक्रीजिंग, वो फोर्स मुसलसल इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब उस बॉडी की एक्सेलरेशन भी इस तरफ को इंक्रीज कर रही है। तो फिर मैंने कहा था कि द बॉडीज फॉल टुवर्ड्स प्लैनेट्स और स्टार्स with increasing acceleration, and the velocity is increasing and acceleration is also increasing। ये कुछ इस तरह का केस बनता है, इस तरह का आपको पता है एएस में हमने पढ़ाया था कि किसी बॉडी की स्पीड पहले 0 थी, फिर उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 1 मीटर पर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 4 हुई, फिर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 9 हुई, फिर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 16 हुई, फिर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड हुई। तो हम कह रहे हैं द स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड द रेट एट विच द स्पीड इज इंक्रीजिंग। पहले 1 की जंप आई, फिर 3 की जंप आई, फिर 5 की जंप आई, फिर 7 की जंप आई, फिर 9 की जंप आई। तो द स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड द एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो अभी मैंने पॉइंट नंबर 6 में ये कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जो भी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड हो या स्टार का ग्रेविटेशनल फील्ड हो,
वो बुनियादी तौर पर एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। वो आप प्लेनेट के करीब जाएं तो वो स्ट्रॉन्ग है, और प्लेनेट से अवे मूव करें तो वो वीक फील्ड है। ये बात इस इक्वेशन से भी जाहिर होती है जो आपने GM/r² पढ़ी थी। इसमें आपने क्लियरली पढ़ा था कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इसका मतलब है कि आप प्लेनेट से जितना दूर जाएंगे उतना वो फील्ड कमजोर होता चला जाएगा। जब ये बात तय हो गई पॉइंट नंबर 6 में कि जनाब फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है, पॉइंट नंबर 7 में आकर मैं आपसे आर्ग्यू कर रहा हूँ कि ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें तो आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सारी इक्वेशंस लगा रहे हैं, तो क्या जवाब है? ये है हमारे लेक्चर का आज का पॉइंट नंबर 7 कि जनाब आप इस मसले को हल करें कि जनाब आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो तो मैंने कहा वैसे तो ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, और जब बॉडीज आर फॉलिंग टुवर्ड्स प्लैनेट अर्थ तो तब आप जनाब आप ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फार्मूले लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? इसका जवाब बेटा कौन देगा? जो मेरे फर्दर मैथ के बच्चे हैं वो प्लीज जवाब ना दें इसका। नन ऑफ देम शुड आंसर इट, ओके। और ना ही जिनके मॉक शॉक में 50 आउट ऑफ 60 आए हुए हैं मार्क्स पेपर 2 में, वो भी जवाब ना दें। बाकी लोग जवाब दें। कोई जवाब दे सकता है इसका कि नहीं? क्या जवाब है बेटा इसका? बेटा क्या जवाब है इसका? अच्छा, मैं आपको आज एक और बात भी बताऊं। ये जो है ना, ये कैम्ब्रिज का फेवरेट क्वेश्चन है, पता है आपको? ये कैम्ब्रिज का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन जो है, आप में से किसी ने पूछा क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है कि जनाब प्लैनेट तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है उसका, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है उसका। इसका मतलब है उसकी तरफ जो बॉडीज गिर रही हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं रखती। और दूसरी तरफ हम जब भी M1 में जो क्वेश्चन करते थे फ्री फॉल के, और फिजिक्स में भी जो फ्री फॉल के करते थे, क्या स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच, हम उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फार्मूले क्यों लगाते हैं? हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फार्मूले क्यों लगाते हैं? और साथ ही मैं कह रहा हूं कि बेटा ये कैम्ब्रिज का फेवरेट क्वेश्चन है। हमारा पॉइंट नंबर 7 जो है वो कैम्ब्रिज ने बड़ी दफा पूछा है, हर 2-3 साल 4 साल बाद ये सवाल आता है। ये उन क्वेश्चंस में से है जो कैम्ब्रिज ने रिपीटेडली पूछे हैं। फेवरेट क्वेश्चन है उनका। फेवरेट क्वेश्चन उनका क्या है कि जनाब आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है प्लेनेट का, आप उसे सरफेस पे यूनिफॉर्म क्यों लेते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फार्मूले क्यों लगाते हैं जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि कैलकुलेट द हाइट रीच्ड बाय अ स्टोन व्हेन इट इज थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, और अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग and it reaches ground, calculate its time of travel, calculate velocity। आपको M1 में भी याद है और आपने AS फिजिक्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो ये जवाब ये क्वेश्चन है, और पॉइंट नंबर 7 है ये मेरे लेक्चर का। मैं आपको इसको एक क्वेश्चन उससे जवाब देता हूं। देखिए ये प्लैनेट अर्थ, ये प्लैनेट अर्थ, ये इसका रेडियस, ठीक है। अब बेटा आजमेर यार कैलकुलेटर पे जरा यार फुर्तियां दिखाना प्लीज, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है तूने। आजमेर जो है ना वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि उसकी वजह से हम फौरन हर तरह की कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये आर रेडियस ऑफ अर्थ है, इसको कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल आर से भी। अब ये देखें, ये 64 के साथ 5 जीरोस लगा दें तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को आप 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर कर सकते हैं। प्लैनेट अर्थ का जो मास है वो ऑलमोस्ट 6 इंटू 10⁻24 kg है, प्लैनेट अर्थ का मास। जी की वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर kg स्क्वायर, ठीक है। इन फार्मूलों को, इन सारी बातों को इस फार्मूले में प्लग इन करें, या R² इसको कह लें, ये लें थोड़ा सा बड़ा। अब इसमें यार प्लीज कोई बंदा वैल्यू पुट करे इसमें और मुझे जी की वैल्यू बताए क्या है। जी सैयद रिजवान, यार वो तो आपने वो पिछले न्यूमेरिकल की कैलकुलेशंस की है ना, वो तो मैं नहीं मांग रहा, मैं आपसे इस ये वाली कैलकुलेशंस मांग रहा। अभी मुझे ये वाली कैलकुलेशंस करके दो जी। कोई बंदा जी की वैल्यू इसमें पुट करे, जी की वैल्यू निकाले। कौन जन्नती बच्चा मेरा, फौरन करके मुझे दे बेटा।
बेटा कोई बंदा जल्दी से मुझे जी की वैल्यू कर कैलकुलेट। और ये बता दूं कि ये जो बात कर रहा हूं ये कैम्ब्रिज का फेवरेट क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर आप पिछले 30-40 सालों के पेपर करें तो आप नोट करेंगे कि ये पॉइंट नंबर 7 हर 3 साल बाद, हर 4 साल बाद इसका जिक्र जरूर आता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसके ऊपर बात ना की। जी कोई बंदा जन्नती जरा मुझे कैलकुलेशन कर दे। जी सैयद रिजवान ने और सैयद हैदर ने कैलकुलेशन की है। ये आ रहा है जी 9.7705 न्यूटन पर केजी या 9.7705 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शाबाश आजमेर भट्टी, थैंक यू वेरी मच, आप सब ने कर दिया कैलकुलेट। अब सुने, आप प्लेनेट अर्थ से बेटा, प्लेनेट अर्थ से सिर्फ 2 किलोमीटर ऊपर जाएं। सिर्फ कितना? 2 किलोमीटर। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? ये जगह, इस जगह का आर क्या होगा? इस जगह का, इस जगह का आर होगा 6400 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। ये कितना बनता है? 6402 किलोमीटर। और मीटरों में कितना बनता है? 64200 मीटर। और ये उसमें कितना जाएगा? 6.402 इंटू 10⁻6 मीटर। ये फार्मूला लगाएं और जी दोबारा कैलकुलेट करें। ये बात आपने दोबारा कैलकुलेट की है बेटा, ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर। जी सर। हाँ हाँ जी सर। यू आर अ ग्रेट बॉय। ठीक है, तो ये आ रही है जी 9.7644। अच्छा आप ये चीज देखें, ये बिल्कुल जो मैंने अभी बात की है ना, कैम्ब्रिज ने वे बैक इन 99 एक पेपर दिया 1999 में, और उन्होंने इसी तरह से इधर एक कैलकुलेशन करवाई इस जगह पर, बच्चों का ये जवाब आया। फिर उन्होंने 2 किलोमीटर ऊपर ले जाकर जवाब कैलकुलेशंस करवाई। फिर उन्होंने कहा कि अब आप बताएं, हेंस व्हाई वी अज्यूम दिस फील्ड टू बी यूनिफॉर्म नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब आप खुद देखें, बेशक प्लेनेट अर्थ का जो फील्ड क्रिएट हुआ है वो एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, मगर जो हम स्मॉल हाइट्स की बात करते हैं, हम जब M1 के न्यूमेरिकल करते थे और फिजिक्स में करते थे कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर व्हिच इज 600 मीटर टॉल, और छोटी जो हाइट्स थी उनमें करते थे, तो उसमें देखें जी की वैल्यू में कितना फर्क आया है। जी की वैल्यू में अगर फर्क आया तो सेकंड डेसिमल प्लेस पर आया है, और वो भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। तो ये 0.7644 और 0.7705 ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। तो आप लिखेंगे, आप इसको इस तरह से इसका जवाब, और इसी क्वेश्चन को आपने इस तरह लिखना है, आपने कहना है कि ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल हाइट्स हैं दैट वी टॉक अबाउट। तो आप उन्हें कहें कि आर प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर for the heights that we talk about. The h is very smaller, h is smaller than r, so we can safely ignore this small variation, and the value of g is almost constant over here. We can assume it to be uniform, because if there is any difference it occurs in the second or third decimal place. So h, since h is very smaller than the radius of earth, the height therefore r plus h is approximately equal to r, and g is equal to gm over r plus h whole square is approximately equal to gm over r square. H being very small compared to radius of earth, we can safely assume the gravitational field created by the planet earth to be uniform near the surface of earth, near the surface of earth for smaller heights. For कितनी heights? 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर या 4000 मीटर, या चले 10 किलोमीटर कर लें। 10 किलोमीटर ऊपर भी अगर आप चले जाएं तो वहां तक भी आप जी को 9.8 एज्यूम कर सकते हैं। तो पता चला कि मेरा पॉइंट नंबर 7 ये था कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो एक प्लैनेट प्रोड्यूस करता है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है। व्हेन द बॉडीज फॉल फ्रॉम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, फ्रॉम अ वेरी बिग हाइट, they fall with an increasing acceleration. Their velocity is increasing at an increasing rate. However, when near the surface of earth, for smaller heights, for the heights of 1000 meter or 2000 or 3000 meter above the surface of earth, and these heights are very smaller compared to the radius of earth, therefore we can safely assume this field to be uniform. It doesn't make much difference. इससे हमारी गलती नहीं होती है। तो पता चला
कि जी को आपसे, ये कैम्ब्रिज का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है जो हर 3 साल बाद 4 साल बाद घूम कर दोबारा वापस आता है, कि वो पूछते हैं और उसको एक ही क्वेश्चन को मुख्तलिफ स्टाइल से पूछते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 99 में उन्होंने ये कैलकुलेशंस करवाई थी, 99 में उन्होंने ये कैलकुलेशंस करवाई थी और फिर कहा था कमेंट ऑन योर आंसर। और अभी नए पेपर में 2017-18 के पेपर में पूछा कि जनाब, उन्होंने पहले पूछा कि अच्छा ये प्लेनेट अर्थ की सरफेस ऐसे बनाई हुई थी उन्होंने खुद ही प्लेनेट अर्थ की। अब देखें वैसे तो प्लेनेट अर्थ गोल है ना, मगर जब आप इसको, इसका छोटा सा सेक्शन आपके सामने ऐसे बना हुआ होगा तो वो स्ट्रेट ही ऐसे बना हुआ होगा, और उस पर उन्होंने ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस यूं दिखाई हुई थी, ऐसे करके खुद ही दिखाई हुई थी, आपसे नहीं कहा था कि बनाएं। अब उन्होंने कहा जी कि ये नियर द सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस पैरेलल है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस पैरेलल है, और पैरेलल का मतलब होता है यूनिफॉर्म। तो उन्होंने कहा ये क्यों लेकर रहे हैं हम, वैसे तो हमें पता है कि प्लेनेट का फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो ये पैरेलल हमने क्यों बनाई। आप उसका जवाब उनको देंगे जनाब के प्लेनेट अर्थ पे आप यही चीज का रेफरेंस देंगे कि प्लेनेट अर्थ का रेडियस कंपेयर टू द हाइट्स दैट वी टॉक अबाउट। हम किन हाइट्स की बात करते हैं, प्लेनेट अर्थ की सरफेस से 1000 मीटर ऊपर, 2000 मीटर ऊपर, 3000 मीटर ऊपर। आप कहेंगे द हाइट्स दैट वी टॉक अबाउट आर मच स्मॉलर देन द रेडियस, therefore r plus h is approximately equal to r and the value of g stays constant. We can assume it to be constant. It hardly makes any difference. तुम लोगों ने खुद कैलकुलेशंस करके बताई हैं, भले इन कैलकुलेशंस का रेफरेंस दे दो, उनको बताओ जनाब कि जी की वैल्यू जो है प्लेनेट अर्थ की सरफेस पे 9.77055 और ठीक 2 किलोमीटर ऊपर जाकर जी 9.7644 आई, जैसे ये कैलकुलेशन यहाँ आ रही है स्क्रीन पे। तो आप कहें कि जनाब इसका मतलब है कि हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो कांस्टेंट है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसलिए नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ये लाइंस आपको ऑलमोस्ट पैरेलल नजर आ रही हैं। वैसे तो आपको पता है ना कि प्लेनेट अर्थ यूं बनाते हैं हम, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस यूं दिखाते हैं हम लोग, ऐसे दिखाते हैं। लेकिन अगर आप इसको जूम इन करें, इसका एक छोटा सा पोर्शन लें सरफेस का, ये वाला जूम इन करके देखें तो ये इस तरह का बनेगा, नजर आएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि प्लेनेट अर्थ का फील्ड, मेरा 7वां पॉइंट था, इट इज कमिंग टू एन एंड। 7वां पॉइंट ये कहता है कि प्लेनेट अर्थ या बाकी स्टार्स या बाकी भी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन उनकी सरफेस पे फॉर स्मॉलर हाइट्स व्हिच आर वेरी मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, वो आप उनको सेफली कांस्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड अज्यूम कर सकते हैं, जी की वैल्यू कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं, और जी की वैल्यू जो है वो आप क्या कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस भी लगा सकते हैं। आपको पता है अब इसी बात को 2003 में पूछे, कैसे पूछा गया, बात एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन इसको लपेट लपेट के वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के हवाले से क्वेश्चन करते हैं। वो कैसे, मेरा ये देखें, ये प्लेनेट अर्थ है, उन्होंने ना एक बड़ी दूर एक बॉडी दिखाई हुई थी, उन्होंने कहा ये बॉडी यहां से यूं आकर लगी है प्लेनेट अर्थ को और इसकी स्पीड इंक्रीज हुई है। कहते हैं यहाँ इसकी स्पीड 0 थी, यहाँ इसकी स्पीड v थी। उन्होंने कहा अगर हम आपको ये डिस्टेंस बता दें तो आप 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फार्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब देखें बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इसको पूछा है 2003 में। उन्होंने कहा कि यहाँ से एक बॉडी को छोड़ा है, वो बड़ी, और वो ठीक ठाक बड़ा डिस्टेंस था, वो नजर आ रहा था क्वेश्चन में। उसने कहा कि इधर से ये बॉडी आकर यहाँ टकराई है, तो ये फार्मूला मैं क्यों नहीं लगा सकता। तो आप उसे कहें कि जनाब ये जो आप डिस्टेंस इन्वॉल्व शो कर रहे हैं ना, इट इज वेरी मच बिगर देन द रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ पर जी की वैल्यू 9.81 नहीं है, यहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो मुमकिन है कम होकर 9 या इवन 8 रह गई हो, और यहाँ पर जी की वैल्यू 9.81 है। तो यहाँ से जब वो फॉल करेगा, ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है, इतना बड़ा डिस्टेंस है कि इसको स्मॉल हाइट नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। तो इसमें फील्ड की यूनिफॉर्म जो अजम्पशन है वो हम नहीं लेंगे। इसमें द बॉडी वाज फॉलिंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एंड व्हेन इट वाज फॉलिंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो उसकी जो आप उस पर 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो ये बात है। दिस ब्रिंग्स द पॉइंट नंबर 7 टू एन एंड, एंड इट आल्सो ब्रिंग्स द पॉइंट नंबर 8 टू एन एंड, क्योंकि 8 में यही कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ही मैंने बात लिखी थी। तो यहां पर पहुंचकर बेटा मेरे पॉइंट नंबर 7 और 8 एंड हो गए हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फार्मूला आप स्मॉल हाइट्स के लिए तो लगा सकते हैं, लेकिन लार्ज हाइट्स के लिए नहीं लगा सकते। अब आगे आ जाएं और मेरा आज का पॉइंट नंबर 9 पर आ जाएं, बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि जनाब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी में आपको याद है, आपने पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला पढ़ा था, mgh। क्या फार्मूला पढ़ा था आपने? mgh, ठीक है ना। mgh हमारा ओल्ड लव है, क्योंकि हम ओ लेवल फिजिक्स में भी इसको करते रहे इस्तेमाल, हमने एएस फिजिक्स में भी इसे इस्तेमाल किया है। हमें बड़ा प्यार है इस फार्मूले से, बड़ा सादा सा फार्मूला है और बड़ा हमारा मार्क्स हेल्प कैलकुलेट मतलब स्कोर करने के लिए हमें बड़ा यूजफुल फार्मूला है हमारा। इस फार्मूले की डेरिवेशन आपने कैसे पढ़ी थी कि ये एक बॉडी, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है mg, आपने भी फोर्स लगाया उसको उठाने के लिए कम से कम mg, और आप उसको उठाकर ले गए एट अ हाइट h, और आपने उस दौरान जो फोर्स लगाया वो कांस्टेंट था, और वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस है, आपने जो फोर्स लगाया वो mg के बराबर था, या mg से स्लाइटली बड़ा था लेकिन हम उसको mg ले लेते हैं, और हाइट h थी, तो ये हमारा वर्क डन हो गया था, और यही वर्क डन बाद में उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गया, और इसलिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, मेरा यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है आपसे। क्वेश्चन ये है बेटा कि ये फर्ज करें प्लेनेट अर्थ। अच्छा, पहली बात तो ये देखें कि मैं इधर से इधर जा रहा हूँ अगर, या यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, या यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, या यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, या इधर से इधर जा रहा हूँ, या इधर से इधर जा रहा हूँ, या यहाँ से इधर जा रहा हूँ, या इधर से इधर जा रहा हूँ, हर हालत में मैं प्लेनेट से अवे जब मूव कर रहा हूँ तो मेरी हाइट इंक्रीज कर रही है। जरूरी नहीं कि हाइट इसी तरफ इंक्रीज करे, आप प्लेनेट से इस तरफ मूव करें तब भी हाइट आपकी बढ़ती है। जब आप प्लेनेट से अवे मूव करते हैं तो आपकी हाइट इंक्रीज करती है। जब आप इधर जाते हैं तो प्लेनेट से आपकी हाइट इंक्रीज करती है, जब आप इधर आते हैं तो आपकी हाइट इंक्रीज करती है। तो प्लेनेट से अवे जाना हाइट इंक्रीज करती है। मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि ये प्लेनेट अर्थ, ये इसका रेडियस है 6400 किलोमीटर, ठीक है कि नहीं। यहाँ से मैंने 3 kg को उठाया और उठाकर इतनी दूर ले गया कि 6400 किलोमीटर ही ले गया दूर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ भी 6400 किलोमीटर है, और मैंने 3 kg को उठाया और बाय इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, जितने रेडियस ऑफ अर्थ है उतनी मैंने हाइट क्लाइंब कर ली, यानी मैं सेंटर ऑफ अर्थ से 6400 प्लस 6400 दूर हो गया, 12800 किलोमीटर दूर हो गया, यहां से यहां चला गया। मैंने इधर से उठाया, अब ये जो देखें, ये जो मैंने हाइट इन्वॉल्व है, ये इट इज नॉट स्मॉलर कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। मुझे बताएं, इस 3 kg की जो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हुआ है, क्या वो मैं mgh से कैलकुलेट कर सकता हूं? और अगर नहीं कैलकुलेट कर सकता तो क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकता, और अगर कर सकता हूं तो क्यों कैलकुलेट कर सकता? जी दें इसका जवाब ताकि मिले आपको सवाब। फर्दर मैथ के बच्चे जवाब नहीं देंगे। फखर आप बताओ बेटा, फखर, हमारे फखर। क्वेश्चन ये है कि ये प्लेनेट अर्थ है, ये रेडियस आर है, मैंने यहां से 3 kg को उठाया और डिस्टेंस आर ऊपर ले गया। आर कितना है? 6400 किलोमीटर, तो उसका रेडियस है। मैंने यहां से 3 kg को उठाया और 6400 किलोमीटर ऊपर ले गया, तो मैं उस पोटेंशियल एनर्जी, क्या मैं कैलकुलेट, अगर मैंने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट 3 kg, तो कैसे करूंगा? क्या mgh लगाऊं? अगर mgh लगाऊं तो क्यों लगाऊं, और अगर mgh नहीं लगा रहा तो क्यों नहीं लगा रहा? जी इस्माइल द ग्रेट, ऊंचा हो तेरा फेट। सर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? सर जी कांस्टेंट नहीं होगा वहां पे। शाबाश, ठीक है। फायज तुम्हारा क्या ख्याल है? जी फायज, सर, बात की है इसने। मेरे बेटे, तो क्या तुम भी बोलो, उन्हीं लफ्जों को रिपीट कर दो, क्या बात है? जी सर, वो जी कांस्टेंट नहीं होगा वहां पे। जी कांस्टेंट नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल सही कहा। पता चला बेटा, पता चला कि mgh जो है वो फकत स्मॉल हाइट्स के लिए है, जहां पर आपने किसी बॉडी को उठाकर 1000 मीटर या 2000 मीटर या चलो मैक्सिमम 10 किलोमीटर 10,000 मीटर, इससे ज्यादा नहीं, छोटी हाइट्स तक आप लेके जाएं तो आप mgh को लगा लें। जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा और आप mgh अगर लगाएंगे तो आपका एरर बढ़ता चला जाएगा। क्या बढ़ता चला जाएगा? आपका एरर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है।
अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आगे चलते हैं हम। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक छोटी सी बात है, ये प्लेनेट अर्थ, मैं यहां से एक बॉडी को यूं ले गया हूं बहुत दूर, इतनी दूर ले गया हूं इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है कि नहीं है? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि ये हाइट है, यहां मैं हाइट ले लेता हूं, यहां पोटेंशियल एनर्जी ले लेता हूं, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी इस तरह इंक्रीज होगी या इस तरह इंक्रीज होगी, या ये पोटेंशियल एनर्जी इस तरह इंक्रीज होगी? जी ये जवाब दें तो मैं मानूं। जी ये भी क्या किसी के चैट में क्या जवाब आया जनाब? अच्छा जी, देयर आर मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि जनाब जो आपका रेड कर्व है उस तरह से पोटेंशियल एनर्जी पड़ेगी। क्यों जी? बेटा पोटेंशियल एनर्जी देखें, जब मैं इसको यहां था ना, ये फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूं, जब मैं इस बॉडी को यहां से यहां लेके गया हूं, एक खास डिस्टेंस यहां से यहां लेके गया हूं, मैं वैसे आपको सपोज्ड वैल्यू देता हूं, ये ए है, ये बी है, और ये डिस्टेंस भी आर ही है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही। फर्ज करें हम रेडियस ऑफ अर्थ को ही अपना वो ले लेते हैं, स्केल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रेडियस ऑफ अर्थ को ही हम अपना क्या ले लेते हैं? स्केल ले लेते हैं। तो आर और फिर आर, और यहां से फिर ये डिस्टेंस आर, फिर ये डिस्टेंस आर, फिर ये डिस्टेंस आर। तो इस पॉइंट को सी कह लेते हैं, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई कह लेते हैं, ठीक है कि नहीं? अच्छा ये मैं अब आपके सामने ना एक्चुअल वैल्यूज रखने लगा हूं। कितने क्या वैल्यूज रखने लगा हूं? एक्चुअल वैल्यूज, और 1 kg के हिसाब से रखने लगा हूं। अब प्लेनेट अर्थ से यहां से आप जब यहां पहुंचेंगे ना बेटा, 1 kg को लेकर यहां जाएंगे तो बेटा आपको वर्क डन करना पड़ेगा 3 मेगा जूल्स का, 30 मेगा जूल्स। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 30 मेगा जूल्स का वर्क डन करना पड़ेगा रफली। ये रफ वैल्यू बता रहा हूं लेकिन काफी हद तक ये कैलकुलेटेड है। 30 मेगा जूल्स का वर्क करना पड़ेगा 1 kg को यहां से यहां ले जाने में, और ये वर्क डन बन जाएगा उस 1 kg की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? अब उसी 1 kg को और आगे लेके जाऊंगा ना, तो आप ये बात नोट रखेंगे, प्लेनेट अर्थ की अट्रैक्शन अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। प्लेनेट अर्थ की अट्रैक्शन अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, तो अब पुल उसकी कमजोर हो चुकी है। अब मुझे थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। इस आर की मूवमेंट में मुझे सिर्फ 20 मेगा जूल्स का वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जब यहां पहुंचूंगा कितनी हो चुकी होगी? 50 मेगा जूल्स। और जब मैं यहां से आगे जाऊंगा, अब मुझे और कम काम करना पड़ेगा, रफली 10 मेगा जूल्स का काम करना पड़ेगा, और यहां 1 kg की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 60 मेगा जूल। भला क्यों? इसलिए भाई कि अब 1 kg मैं जो जो प्लेनेट अर्थ से दूर जा रहा हूं, प्लेनेट अर्थ की पुल भी वीक हो रही है, और जब प्लेनेट अर्थ की पुल वीक हो रही है तो मुझे इतना ज्यादा काम करना ही नहीं, आई डोंट हैव टू डू मच वर्क। और जब मैं इधर आखिरी आर मूव करूंगा तो मुझे सिर्फ 4 मेगा जूल्स का वर्क करना पड़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी 1 kg की 64 मेगा जूल। और जब मैं प्लेनेट अर्थ से एक बॉडी को, एक 1 kg को 64 मेगा जूल्स दे दूंगा तो प्लेनेट अर्थ से बहुत दूर जा चुका होगा। अब मैं ई से एफ जाऊंगा ना, तो मुझे कोई खास वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी रफली 64 मेगा जूल्स ही रहेगी। और आगे जाऊंगा तब भी रफली 64 मेगा जूल्स ही रहेगी। अगर उसमें कोई फर्क भी पड़ेगा तो बहुत थोड़ा पड़ेगा। तो बेटा मेरा पॉइंट नंबर 10 आज का ये है कि जब आप प्लेनेट अर्थ से दूर जाते हैं तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की इंक्रीज करती है, मगर ऐसे इंक्रीज करती है। ये पोटेंशियल एनर्जी ये यूं है, ये इस तरह नहीं, स्ट्रेट नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh का फार्मूला ये चीज प्रिडिक्ट करता है। उसको अगर y कह लें, इसे ग्रेडियंट कह लें, इसे x कह लें, तो जो mgh का फार्मूला है वो ये, चूंकि वो यूनिफॉर्म फील्ड अज्यूम करता था तो वो ये चीज प्रिडिक्ट करता था, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्यों? कैसा होगा जनाब? वो यूं है, इस तरह, और फिर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी मजीद। यानी आप जब प्लेनेट अर्थ से बहुत दूर चले जाएंगे, प्लेनेट अर्थ की पुल आप पर असर नहीं कर रही होगी, तो ये ऑलमोस्ट, इसमें कोई खास इंक्रीज नहीं आएगी, ठीक है कि नहीं? तो रेड कर्व की तरह पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि आप शुरू में प्लेनेट अर्थ से जब इधर से इधर जा रहे थे, इधर से इधर जा रहे थे, आपको बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ा। क्यों वर्क डन करना पड़ा? प्लेनेट अर्थ की ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मगर यहां से यहां गए तो आपको कम वर्क डन करना पड़ा। क्यों? प्लेनेट अर्थ की ग्रेविटी वीक थी। फिर यहां से यहां गए, आपको और कम वर्क डन करना पड़ा। तो
पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, finally becoming constant when you move far away from the planet, roughly 5 or 6 hour, 6 या 7 hour times the radius of Earth आप दूर चले जाएं, आप planet Earth से काफी दूर चले जाते हैं। उसके बाद planet Earth के perspective से आपकी potential energy में अगर इजाफा होता भी है तो बहुत थोड़ा, almost negligible। मुझे बताएं इस पॉइंट में किसी को कोई मसला तो नहीं? बेटा इस पॉइंट पे किसी को कोई मसला है तो मैं बताता हूं, ठीक है? मुझे पता है मैं अपने 14 पॉइंट शायद आज मुकम्मल ना कर पाऊं, लेकिन इसको गौर से सुने। मैं आपको बताऊं ग्रेविटेशनल जो फील्ड का जो चैप्टर है ना, इसमें जो मुश्किल चीज है वो यही है जो मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ या जो मैं अगली क्लास में करूंगा। आगे मोशन ऑफ सैटेलाइट्स है वो बहुत आसान है, ठीक है ना? तो जो मुश्किल चीज है वो यही है। इसका जो मेन जो इसमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड में जिस चीज से बच्चे डरते हैं वो यही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वर्क डन का कॉन्सेप्ट है। आगे मोशन ऑफ सैटेलाइट्स आ जाएगी, वो बहुत आसान है, ठीक है? कि उसके बड़े स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस होते हैं, बच्चा ठक फुट आराम से करता है, इससे डरते हैं सारे। हाँ अच्छा जी, बात यहां तक पहुंचाई, मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं? अच्छा, क्या मैं ये सोचूं, क्या मैं ये एग्जांपल दूं? ये देखें जरा, देखें, फर्ज करें एक बंदा था ना, एक बियोलॉजिस्ट, उसने ना अपने गार्डन में, अपने उसमें ना लॉन के अंदर कुछ उसने ना कीड़े संभाल के रखने थे, तो उसने अपने ना गार्डन में इस तरह का खड्डा बना दिया, इस तरह का खड्डा था। ये लॉन की सरफेस, ये लॉन की सरफेस है, ये लॉन की सरफेस है, यूं करके गड़ा उसने ना बना दिया, इस तरह का गड़ा। यहाँ उसने बहुत सारे उसने केंचुए छोड़ दिए या कोई कीड़े छोड़ दिए जो उसने रखने थे संभाल के। वो गालिबन कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था उन केंचुओं का। अब वो कीड़े बड़े शरारती थे, उनका उस खड्डे में रहने को दिलशील बिल्कुल नहीं। एक कीड़ा यूं चढ़ा, चढ़ता 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 यहाँ से बाहर निकल गया। अब आप मुझे बताएं, जब वो कीड़ा यूं चढ़ रहा था इस खड्डे से, तो यहां से जब वो यहां गया तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत स्टीप हाइट थी। खैर मेहनत करके पहुंच गया। बी से सी उसे जरा कम मेहनत करनी पड़ी, सी से डी उसे और कम मेहनत करनी पड़ी, डी से ई उसे और कम मेहनत करनी पड़ी, और ई से एफ उसे और कम मेहनत करनी पड़ी, और एफ से जी जाते हुए उसे ऑलमोस्ट कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और इसी तरह से कोई और कीड़ा था, वो इस तरफ को चढ़ रहा था, उसकी स्टोरी भी बिल्कुल सिमिलर थी, बिल्कुल इस जैसी थी। अगर ये गोल सा खड्डा है तो जो कीड़ा ऐसे इस तरफ को ऊपर आ रहा होगा उससे भी उसी तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप मुझसे एग्री करते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि प्लेनेट अर्थ स्पेस में, डीप इन स्पेस, पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इस तरह का खड्डा है, एक इस तरह का खड्डा है। जो भी मेटेओर प्लेनेट अर्थ की तरफ आएगा, वो जब आकर इसके अंदर गिरेगा तो वो एक खड्डे में गिर गया है, उसने पोटेंशियल एनर्जी लूज कर दी है। अब उसको वापस ले जाना मुश्किल है, आपको सिमिलर अमाउंट ऑफ वर्क डन देना पड़ेगा। और वो खड्डा इस तरह का है कि प्लेनेट अर्थ की सरफेस से एक खास हाइट तक जाना मुश्किल है। जब आप वहां पहुंच गए तो उससे आगे जाना जरा आसान है, उधर से और आगे गए तो और जाना आसान है, और आगे गए तो और आसान है, और फिर आप फाइनली और दूर निकल गए तो काफी आपके लिए इजी हो गया। मैंने क्या कहा कि प्लेनेट अर्थ, इसको हम ना आर का स्केल बना लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ का स्केल बना देते हैं। ये प्लेनेट अर्थ है, ये इसका रेडियस है। यहां पर हम एक आर और ले लेते हैं, यहां पर एक आर और ले लेते हैं, यहां पर एक आर और, एक आर और एक आर और। ये काफी एनफ है। यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलना ऐसे ही है जैसे यूं आपकी पोटेंशियल एनर्जी यूं इजाफा हुआ उसमें। यहां पर वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी ले लें। फिर जब बी से सी गए तो पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा इजाफा हुआ। फिर सी से डी जब पहुंचे पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हुआ, मगर कम, उतना नहीं हुआ जितना पहले हुआ था। ये मैं अब आर पूछा था कि मैं सेंटर ऑफ अर्थ से ले रहा हूं, और ये सेकेंड आर है, दूसरा आर है, और ये तीसरा आर है, और ये चौथा आर है। बाय द टाइम मैं छठे सातवें आर तक पहुंचूंगा तो मैं प्लेनेट अर्थ से काफी दूर जा चुका हूंगा, और प्लेनेट अर्थ की पुल मेरे पर इतना ज्यादा असर नहीं करेगी। मेरी पोटेंशियल एनर्जी में अब इजाफा अगर होगा तो बड़ा कम, थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो ये यूं करके इस तरह से ग्राफ बन रहा है पोटेंशियल एनर्जी।
और इस पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ ये बात है कि जब मैंने पहले ग्राफ बनाया था तो मैंने हाइट ली थी, मैंने जब पहला ग्राफ बनाया था आपके सामने तो मैंने सरफेस ऑफ अर्थ से लिया। ये जो मैंने पहला ग्राफ बनाया था मैंने सरफेस ऑफ अर्थ से लिया। अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ से लूं तो ये ग्राफ यही लेगा, सिर्फ वाई एक्सिस चेंज हो जाता है। एक चीज एडिशनल चीज आर बीच में आ जाती है कि अगर मैंने सेंटर ऑफ अर्थ से सारे, तो इसका मतलब है सरफेस ऑफ अर्थ से ग्राफ बनाऊं तो यूं, और अगर अर्थ के रेडियस को साथ शामिल कर लूं, सेंटर ऑफ अर्थ से ले लूं तो ग्राफ यूं हो जाएगा। तो ये बात है, ग्राफ की शेप वही रहेगी। अच्छा, अब एक और बात करता हूं बेटा, मुझे पता है कि मैं अब आखिरी बल्कि मैं यहां पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको परसों इधर से ही शुरू करूंगा, तो आपने ज्वाइन करना, ठीक है। इजाजत है बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।